हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से पढ़ने से पहले हम चार्ज चार्ज की प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि दो चार्ज हैं, चार्ज के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं, दोनों की जो डिस्टेंस है बिटवीन देम वो क्या है? आर डिस्टेंस है। तो दोनों के अंदर जो फोर्स है वो कितना होगा, ये कौन बताता है? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ की जो हम डेफिनेशन जो पढ़ेंगे तो उसमें क्या दे रखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। क्या कह रहा है कि दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, इनके बीच में आर डिस्टेंस है, तो इनमें फोर्स है का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? तो ये बता रहा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 Q1 Q2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बराबर है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बता रहा है ये कि दोनों के बीच में यानी कि जो फोर्स है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। तो उसमें क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है तो आर आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या किया है? कंबाइन कर लिया है। कंबाइन करने के बाद एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के हमने क्या लगा दिया है? इक्वल टू का साइन लगा दिया है। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो रिजल्ट जो निकल के आया है फोर्स का वो क्या आया है? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है वो क्या है? एफ के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्लियर हो रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फोर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या आएगा? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, के को क्या बताया? कौन सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है? तो कौन सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसके लिए क्या होगा? ये के का क्या नाम दिया गया है? कूलम्ब कांस्टेंट। क्या नाम दिया गया है? कूलम्ब कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्योंकि हम दो चार्ज हैं, चार्ज के बीच के डिस्टेंस आर पे रखा हुआ है, तो उसके बीच में फोर्स कितना डेवलप हो रहा है? तो ये क्या है? चार्ज किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। ये टर्म हमने पहले डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट के ऊपर है तो फोर्स कितना है? तो वही फोर्स बता रहा है। कौन सा फॉर्मूला? ये कूलम्ब्स फॉर्मूला। तो जो इसके अंदर कांस्टेंट है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। आगे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं। यानी के की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है? वहाँ पर अदर सब्सटेंसेस नहीं है। अगर रिलेटिव है तो ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना है वो रिलेटिव आ जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला इसका एप्सिलॉन नॉट का, डायमेंशनल फार्मूला किसका है? एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? m-1 l-3 t की 4 और 1 स्क्वायर। तो ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला किसका है? एप्सिलॉन नॉट का है। ये आपको लर्न करना है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इस चीज़ को पूछते हैं। या फिर इसी की जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जो CGS यूनिट होती है वो 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम और इक्वल टू 1 अपॉन में 10। ठीक,
AMU ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, तो ये कूलम्ब की कौन सी यूनिट है? CGS यूनिट है। और ये जो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? CGS यूनिट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करते हैं। जब CGS यूनिट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो K की वैल्यू है वो क्या पुट की जाएगी? 1 पुट की जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स को बताने के लिए जो यूज़ होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है? कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है। कूलम्ब्स ये कहता है कि दो चार्ज है, चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन में इनवर्सली जो स्क्वायर है, स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम, दो चार्जेस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है। फिर इससे रिलेटेड क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। देखो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ द अप्लीकेबल ओनली फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, जो कूलम्ब्स लॉ है वो किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि हम किसी एक पॉइंट पे उस चार्ज को मान सकते हैं। मान लो कि बॉल है, बॉल का जो सेंटर है उसके ऊपर हम क्या मानते हैं? पॉइंट चार्ज है, वहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि स्मॉल रेडियस वाला हो। ये नहीं है कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी तरीके का, उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। जो फोर्स है वो कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर है। तो जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज अलोंग क्लोज लूप ऑफ एनी शेप इज जीरो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्लोज लूप में अगर क्या कर रहे हैं? चार्ज को मूविंग कर रहे हैं, तो जो वर्क डन किया गया है वो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय द किसके थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन किया गया है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इससे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज है क्यू रखा हुआ है सेंटर के ऊपर, या फिर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें या फिर क्या करें हम उसको राइट हैंड साइड में रखें, दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा? सेम मैग्नीट्यूड में क्या होगा? फोर्स होगा। तो हम उसको टर्न करके लेफ्ट से हम राइट में ले आएंगे और राइट से अगर हम लेफ्ट में लेके जाते हैं तो भी क्या होता है? उसका जो वर्क डन किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वो कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या है? कंजर्वेटिव नेचर है। और कंजर्वेटिव नेचर होने की वजह से वर्क डन है वो किसकी? फोर्स की फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, पर इसमें यह क्या हो जाएगा? एक फिक्स पॉइंट के अलोंग मूविंग करने के, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज लूप में जो टोटल वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क डन क्लोज लूप में क्या होता है? वर्क डन जीरो। और वर्क डन अगर जीरो होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। थर्ड पॉइंट दे रखा है कूलम्ब्स फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एक्शन रिएक्शन है वो क्या होगा? अप्लीकेबल है इसके अंदर है कूलम्ब्स फोर्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि कूलम्ब्स फोर्स है वो कैसा? कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो अब जो हमने डिस्कस किया था ये किसके पॉइंट डिस्कस कर रहे थे? कूलम्ब्स लॉ के। कूलम्ब्स लॉ में अगला जो आता है वो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ किस में है? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या दिखा रखा है? देखो कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, क्या है? Q1 है और क्या है? Q2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो R है। R की डिस्टेंस हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो किससे ले रहे हैं? 1 से 2 की तरफ जो डिस्टेंस है वो 1 to 2 है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है 2 के ऊपर किसकी वजह से लग रहा है? 1 के ऊपर, क्योंकि अगर सेम नेचर है तो रिपल्सिव नेचर होगी। ठीक है, तो रिपल्सिव नेचर ले रहे हैं तो इधर, और इसकी वजह से किसके ऊपर लग रहा है? 1 की वजह पे 2 की वजह से लग रहा है, तो ये फोर्स इधर लग रहा है। दोनों का फोर्स क्या है? इक्वल है। और क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर F1 फोर्स है तो F1 फोर्स क्या हो जाएगा? F12 जो वेक्टर फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो ये फोर्स आएगा, ये इसके क्या आ जाएगा? वेक्टर R कैप 2:1, तो ये डायरेक्शन आ गई इसकी किसकी? 2 के ऊपर 1 की वजह से। और यहाँ पर जो 2 के ऊपर 1 की वजह से यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी? 1 to 2 आ जाएगी। डिस्टेंस ये ले रखा है तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर फॉर्म Q2 Q1 to Q2। ठीक है, जो फोर्स आया है वो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, R वेक्टर।
ठीक है। आर वेक्टर दिखा रखा है, ये कौन सा डायरेक्शन दे रखा है, तो इस डायरेक्शन को हम किस में ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा डायरेक्शन में, यानी कि कोई भी आर वेक्टर है तो आर कैप, तो उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर वेक्टर अपॉन में आर, यानी कि जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या है ओनली डायरेक्शन बचती है। तो उसको हमने ऐड किया तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 आर का डायरेक्ट वेक्टर आ गया, आर वेक्टर अपॉन में जो आर था वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा आर क्यूब। तो कूलम्ब्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में है वो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये फॉर्म है वो किसकी आती है, कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म आती है। इसके साथ हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसके ऊपर जो कूलम्ब्स लॉ है उसके ऊपर देखो, टू पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1 और Q2, ठीक है, व्हेन केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर रख रखे हैं, एक्सट्रैक्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि अगर सेम में है तो रिपल्सिव है और दोनों अपोजिट नेचर में है तो कैसी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल रिड्यूस हाफ, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, आधी डिस्टेंस कर दी है, और चार्ज है ईच पार्टिकल डबल, यानी कि चार्ज को क्या कर दिया डबल, तो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये दे रखी है, कोई भी दो चार्ज है, चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो r है, तब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। अब हमने क्या कर दिया है कि दोनों जो चार्ज है, चार्ज के डिस्टेंस को रिड्यूस करके क्या कर दिया है हाफ, और जो चार्ज है चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाकर हमने क्या कर दिया है डबल। तो इसमें ये कह रहा है कि न्यू फोर्स है वो कितना होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या आ रहा है, देखिए सबसे जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, एफ फोर्स दे रखा है जब चार्ज Q1 है Q2 है डिस्टेंस R है, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया और फोर्स को हमने क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है, ठीक है। फिर जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, यानी Q1 चार्ज था उसको हमने क्या कर दिया नया चार्ज डबल कर दिया, Q2 डैश का नया चार्ज है वो कितना हो जाएगा, प्रीवियस से क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है, हमने चार्ज को क्या कर दिया डबल कर दिया, तो हमने डैश से नोट कर रहे हैं न्यू चार्ज को, सेकंड केस के लिए तो हमने चार्ज को डबल कर दिया, और डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया हाफ कर दिया, यानी कि R/2 हो गई। अब हम किस में पुट कर रहे हैं, फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो चार्ज है उसका प्रोडक्ट अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन दैम का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका R डैश का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा R डैश ब्रैकेट R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा K 2Q1 2Q2 अपॉन में R अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4, और ये 2 का स्क्वायर है नीचे, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 × 4, तो क्या आ जाएगा 16, तो 16 K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। और K Q1 Q2 R स्क्वायर ये किसके बराबर है, F के बराबर है, तो यहाँ पर हमने न्यू जो फोर्स आएगा, न्यू फोर्स F डैश इक्वल टू 16F, यानी कि जो प्रीवियस फोर्स था उससे 16 टाइम ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। तब कब, जब हम उसके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको डबल करते हैं, और जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को क्या करते हैं हम हाफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास कैरिंग चार्ज Q1, यानी कि कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल में m मास है और उस कितना चार्ज ले रहा है Q1, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स चार्ज -2Q जो चार्ज है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई भी मास है m, उसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, सेंटर में क्या रखा है, कोई दूसरा चार्ज रखा है, कौन सा Q2 चार्ज है, उसकी नेचर कितनी है, कैसी है, माइनस है, तो ये Q चार्ज, और इसके अराउंड क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, किसके अंदर है, सर्कुलर पाथ के अंदर, किसके ऊपर, रेडियस R के ऊपर, ठीक है।
फिर क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि टाइम बताना है ये अपना चक्कर कब कंप्लीट करेगा और स्पीड बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a particular path of radius r. Calculate the period of revolution and its speed also. ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या करेंगे। देखो, क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये रिवॉल्व कर रहा है। ये ऐसा केस हो गया कि किसी भी थ्रेड से हमने स्टोन को बांध रखा है और स्टोन को घुमा रहे हैं। ठीक है, स्टोन को घुमा रहे हैं तो थ्रेड हमारे आस में, थ्रेड क्या है वहाँ पर फोर्स का काम करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर थ्रेड का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो इसमें काम करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो काम करेगी, क्या करेगी, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा। और सेंट्रीपिटल बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, बराबर होगा। इट्स क्लियर। तो यहाँ से हम क्वेश्चन की क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फोर्स है कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम क्या लिख रहे हैं, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, जो माइनस था, माइनस यहाँ पर पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड की बात होती है। माइनस की वजह से हमने क्या देख लिया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स नहीं है। क्योंकि अगर सेम नेचर होती तो कैसा फोर्स होता, रिपल्सिव फोर्स होता। अपोजिट नेचर है चार्ज की तो कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, पर ये घूम रहा है तो इसके बाहर की साइड क्या लग रहा है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल किसके बराबर, सेंट्रीपिटल के। तो ये वही बता रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कौन सा आ रहा है, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर वो अगर उस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या देखा रखा है कि ये जो दे रखा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीपिटल दोनों बराबर करना है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल के बराबर होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv²/r, mv²/r। ठीक है, और v/r होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो ये हमें क्या बताना है, रिवोल्यूशन बताना है। तो इस वजह से हम ये क्या निकालने हैं, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या है चाहिए हमारे लिए, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आनी चाहिए। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा किस कैसे आएगी, एंगुलर वेलोसिटी है वो v/r किसके बराबर होता है, ओमेगा के। तो एक आर से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक आर से हम क्या कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे किस में चले जाएगा, स्क्वायर में। तो v²/r² क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और r ये क्या आ जाएगा, ये। तो जो हमारा फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, k यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r² इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म हम क्या आ गई, बराबर आ गई। अब इन दोनों टर्म को हमने क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/t होती है। ठीक है, ये वैल्यू हमने किस में, इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो ये k यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r² इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4π² अपॉन में t², और ये क्या हो जाएगा, m और r आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड हम टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन से हमें फाइंड करना है। तो टाइम को हम एक साइड में ले जाएंगे, बाकी क्वांटिटी इधर लेके आ जाएंगे। तो t² इधर चला गया और बाकी ये जो ये क्या है, नीचे है 4πε0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, r² ऊपर जाके मल्टीप्लाई और Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ये क्या बना, ये t² क्या होगा, 4πε0 r², ये जो नीचे थे ये ऊपर चले गए, 4π² mr, और जो Q1 Q2 था वो क्या आ गया, नीचे आ गया। जो टाइम का फॉर्मूला है वो क्या आ गया, या कि टाइम कौन सा, ये इसी को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। ये जो एक सर्किल कंप्लीट करेगा उसका टाइम पीरियड है। तो ये क्या आएगा, t इक्वल टू 4πr।
स्क्वायर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर अपन में Q1 Q2। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका आ गया, टाइम पीरियड का आ गया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इसमें हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, फॉर्मूला दोबारा से पुट करेंगे। इसमें हमें वेलोसिटी चाहिए तो ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पर वी रख लेंगे, बाकी इधर भेज देंगे, तो ये सारा क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा।